अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खलील अहमद। आज के लेक्चर के अंदर हम कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 41 टू 49। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एंड इज कंसीडर्ड द सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक। एग्जाम के अंदर दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गवर्नमेंट का हेड कौन होता है और स्टेट का हेड कौन होता है। तो गवर्नमेंट का हेड होता है पीएम और स्टेट का हेड होता है प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 41 के अंदर प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस मेंशन है। द प्रेसिडेंट मस्ट बी अ मुस्लिम, मस्ट बी एट लीस्ट 45 ईयर्स ओल्ड, मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। वो नेशनल असेंबली का मेंबर बनने का भी अहल होना चाहिए। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो बेसिकली बोथ हाउसेस और तमाम प्रोविंसेस की जो प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं उन तमाम में इलेक्शन होता है। President is elected by a electoral college which includes member of National Assembly, Senate और provincial assemblies। बाकी इसमें जो आम वोटर होते हैं वो शामिल नहीं होते, सिर्फ जो असम्बलीज होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वही इस जो है इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं। इलेक्शन इज हेल्ड 60 to 30 days before expiry of current president term। करंट प्रेसिडेंट की टर्म के खत्म होने के 60 से 30 दिन पहले नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाएगा। लेट्स से करंट प्रेसिडेंट की टर्म जो है वो 15 मई को ख़त्म हो रही है, तो नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन कब होना चाहिए? उसका इलेक्शन जो है 15 मार्च और 15 अप्रैल के दरमियान होना चाहिए। इफ़ नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व्ड, इलेक्शन हेल्ड विद इन 30 डेज ऑफ न्यू असेंबलीज जनरल इलेक्शन। अगर पहले वाली असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाए तो फिर जो नई असेंबली बनेगी उसके बनने के 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाएगा। इन केस ऑफ वैकेंसी, डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, इलेक्शन हेल्ड विद इन 30 डेज। प्रेसिडेंट कैन नॉट बी अ कैंडिडेट फॉर पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबली इफ ऑलरेडी एन एमपी, एमपी कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें दोनों हाउसेज होते हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। तो मीन कि अगर वो एमएनए है या सेनेटर है, इसी तरह अगर वो किसी भी प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर है तो उसको अपनी सीट वैकेंट करनी पड़ेगी, तभी वो प्रेसिडेंट बन सकता है। प्रेसिडेंट टेक्स ओथ बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट सर्व्स 5 years एंड कैन बी री-इलेक्टेड बट मैक्सिमम 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। प्रेसिडेंट मैक्सिमम 2 टर्म्स ले सकता है, मीन के 10 years तक सर्व कर सकता है। President can pardon any sentence awarded by any court, tribunal or authority। अगर किसी शख्स को कोर्ट, ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी की तरफ से सजा हो जाए तो प्रेसिडेंट उसको माफ़ी दे सकता है। प्रेसिडेंट नॉर्मली एक्ट्स ऑन एडवाइस ऑफ कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली, प्रेसिडेंट मस्ट फिक्स इलेक्शन डेट विद इन 90 days। अपॉइंट अ केयरटेकर कैबिनेट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इफ प्रेसिडेंट इज एब्सेंट और ऑफिस बिकम वैकेंट, डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर जो है प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाए या प्रेसिडेंट एब्सेंट हों, किसी बैरूनी दौरे पे हों, तो फिर उनका ऑफिस कौन संभालेगा? फिर जो सेनेट का चेयरमैन होता है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व करता है। अगर सेनेट का चेयरमैन भी ना हो तो फिर कौन जो है ये ऑफिस संभालेगा? फिर जो नेशनल असेंबली का स्पीकर होता है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व करेगा। यहाँ से एमसीक्यू कई दफ़ा पूछे गए हैं। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड, इम्पीच्ड ऑन ग्राउंड्स फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रॉस मिसकंडक्ट। अगर कोई वो मॉरली या कोई इलीगल काम करता है तो इन तमाम ग्राउंड्स पे जो है उसको इम्पीच किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। अभी तक हिस्ट्री में जो है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी प्रेसिडेंट को जो है वो इम्पीच नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस गिवन है, इसको देखते हैं। At least half of total membership of either house gives written notice to Speaker of National Assembly or Chairman Senate। इम्पीचमेंट प्रोसेस किसी भी हाउस से स्टार्ट किया जा सकता है। लेट से अगर ये नेशनल असेंबली से स्टार्ट होता है तो नेशनल असेंबली के टोटल मेंबर 336 हैं और उनका हाफ कितना होगा? 168। मीन के 168 मेंबर्स नेशनल असेंबली के स्पीकर को रिटन नोटिस देंगे। इफ रिसीव्ड बाय चेयरमैन ही फॉरवर्ड्स टू स्पीकर, स्पीकर मस्ट सेंड अ कॉपी टू प्रेसिडेंट विद इन 3 days। स्पीकर कॉल ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज बिटवीन 7 to 14 days आफ्टर द नोटिस। नोटिस के 7 दिन के बाद और 14 दिन से पहले ये जो है प्रोसेस शुरू किया जाएगा। प्रेसिडेंट हैज़ राइट टू अपीयर एंड डिफेंड हिमसेल्फ। प्रेसिडेंट खुद आके जो है खुद को डिफेंड कर सकता है। इफ 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल पार्लियामेंट मेंबर्स डिक्लेयर हिम अनफिट गिल्टी,
प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो सील हो जाएगा। 2/3 मेजोरिटी कितना बनेगी, 67 बनती है, 66 से 67 के दरमियान। तो इतने जो मेंबर्स हैं वो अगर ये कह दें कि प्रेसिडेंट जो है वो अनफिट है, गिल्टी है, तो प्रेसिडेंट जो है वो फिर इम्पीच हो जाएगा, उसको अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा। उसके बाद देखें गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस। ईच प्रोविंस हैज़ वन गवर्नर विच इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 101 के अंदर गवर्नर की क्वालिफिकेशंस मेंशन है। गवर्नर्स मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली एट लीस्ट 35 ईयर्स एज। प्रेसिडेंट की एज कितनी थी, 45, इनकी है 35। मस्ट बी रजिस्टर्ड वोटर एंड रेजिडेंट ऑफ द कंसर्न्ड प्रोविंस। जिस प्रोविंस का वो वोटर होता है और जहाँ पे वो रह रहा होता है, वो सिर्फ उसी प्रोविंस से जो है वो गवर्नर बन सकता है। ऐसा नहीं है कि पंजाब का जो कोई मेंबर है वो सिंध में जाके गवर्नर बन जाए, ऐसा नहीं। दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि वो नेशनल असेंबली के का मेंबर बनने का अहल भी होना चाहिए और उसकी एज जो है 35 ईयर्स होनी चाहिए। गवर्नर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मीन कि इनकी कोई टर्म नहीं है। अगर प्रेसिडेंट इनको पहले जो है वो रिमूव करना चाहे तो कर सकता है। गवर्नर टेक्स ओथ बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द प्रोविंस, मीन के जिस प्रोविंस का वो गवर्नर है उसके हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के सामने वो ओथ लेगा। गवर्नर्स कैन नॉट बी अ कैंडिडेट फॉर पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबली, सेम उसी तरह जिस तरह प्रेसिडेंट का सिस्टम है ना कि वो पार्लियामेंट या प्रोविंशियल का मेंबर नहीं हो सकता। अगर वो उसका मेंबर है चाहे वो एमएनए है या सेनेटर है या किसी भी प्रोविंस का, मीन उसी रेलिवेंट प्रोविंस का, अगर वो नेशनल असेंबली का सॉरी प्रोविंशियल असेंबली का एमपी है तो उसको अपनी सीट वैकेंट करनी पड़ेगी। इफ गवर्नर इज एब्सेंट फ्रॉम पाकिस्तान और अनएबल टू परफॉर्म ड्यूटीज, स्पीकर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली एक्ट्स एज गवर्नर। अगर स्पीकर भी अनअवेलेबल हो तो फिर प्रेसिडेंट किसी और पर्सन को गवर्नर के लिए नॉमिनेट करेगा। गवर्नर परफॉर्म्स फंक्शंस ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड प्रोविंशियल कैबिनेट। If governor dissolves provincial assembly on the advice of chief minister, he must fix election date within 90 days and appoint a caretaker cabinet। ये वाली ड्यूटीज जो हैं प्रेसिडेंट फेडरल लेवल पे सर अंजाम देता है और जो गवर्नर है वो प्रोविंशियल लेवल पे सर अंजाम देता है। लेजिस्लेटिव बॉडीज, इसमें दोनों हाउसेज शामिल होते हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली को पहले कवर करते हैं। कंपोजिशन एंड मेंबरशिप। नेशनल असेंबली हैज़ 336 मेंबर्स। इसमें ज़्यादा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और कुछ रिजर्व सीट्स भी हैं जहाँ पे देखें। वैसे हम एक टेबल के अंदर भी देखेंगे 60 वीमेन की सीट्स हैं और 10 जो है नॉन मुस्लिम की सीट्स हैं, ये रिजर्व सीट्स हैं। मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ 5 ईयर्स टर्म। यहाँ पे मैंने आर्टिकल भी मेंशन किए हुए हैं, अगर आप एक्स्ट्रा माइल जाके तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मिनिमम एज टू बिकम a member of national assembly is 25 years. Qualification and disqualification of a member are given in articles 62 and 63। क्वालिफिकेशन 62 में है और डिसक्वालिफिकेशन 63 में है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ये आर्टिकल 53 के अंदर मौजूद है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। बोथ आर इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी वोट ऑफ मेंबर्स। इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर सेशंस। प्राइम मिनिस्टर एंड एग्जीक्यूटिव रिलेशन, ये आर्टिकल 91 है। प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली थ्रू मेजॉरिटी वोट। द प्राइम मिनिस्टर टेक्स द ओथ ऑफ ऑफिस बिफोर द प्रेसिडेंट। द कैबिनेट, फेडरल मिनिस्टर्स, उसमें मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आ जाते हैं, इज अपॉइंटेड ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। पीएम होल्ड्स ऑफिस एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ नेशनल असेंबली। अगर उसके खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस ऑफ वोट आ जाए तो वो वो अपना जो ऑफिस है उसको सीज करना पड़ेगा उसको। वो हम देखते हैं आगे यहाँ पे। डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली आर्टिकल 58 के अंदर है। प्रेसिडेंट मे डिसॉल्व नेशनल असेंबली ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और if a vote of no confidence succeeds against PM and no other member commands majority, मीन के हाउस के अंदर किसी और को जो है मेजोरिटी नहीं मिल रही तो फिर जो है वो नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएगी और फ्रेश इलेक्शन का ऐलान किया जाएगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 95, ये जो पार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से समझना है। If no confidence resolution can be moved against the Prime Minister by at least 20% of the total National Assembly members, मीन के नेशनल असेंबली के अंदर जितने मेंबर्स हैं उनमें से 20% अगर इस बात पे एग्री हो जाए कि हमने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस वोट लेके आना है,
तो फिर जो है वो ला सकते हैं। अगर 20% से कम है तो फिर नो कॉन्फिडेंस की जो मूव है वो नहीं की जाएगी। वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन टेक्स प्लेस नॉट earlier than 3 days एंड नॉट लेटर than 7 days आफ्टर इट मूव। मीन 3 और 7 दिन के दरमियान जो है वो वोटिंग की जाएगी आफ्टर द मूव, मतलब जो जब मूव टेबल हो जाएगी तो उसके बाद 3 और 7 दिन के दरमियान जो है वो वोटिंग की जाएगी। लेकिन इसमें एक अहम बात देखें, कैन नॉट बी मूव ड्यूरिंग एनुअल बजट डिमांड्स। जब बजट जो पास हो रहा होता है उसकी डिस्कशन हो रही होती है तब ये नो कॉन्फिडेंस मूव जो है ये नहीं लाई जाएगी। इफ पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स द प्राइम मिनिस्टर सीजेस टू होल्ड ऑफिस। सेशंस एंड मीटिंग्स मिनिमम 3 सेशंस पर ईयर विद नो मोर देन 120 डेज गैप बिटवीन 2 सेशंस। मीन 2 सेशन के दरमियान मैक्सिमम गैप जो है वो 120 दिन का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 121 दिन होगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो जाएगी। और मिनिमम साल में 3 सेशन होंगे, इससे ज़्यादा वो जितना करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो 3 सेशन ये ज़रूरी हैं। ये आर्टिकल 54 के अंदर है। कोरम कोरम कहते हैं कि मिनिमम रिक्वायर्ड मेंबर्स फॉर अ सिटिंग 1/4 ऑफ टोटल मेंबर्स। ये आर्टिकल 55 के अंदर है। अब टोटल मेंबर कितने हैं? 336। इनका 1/4 कितना बनेगा? 84। मीन कि अगर किसी दिन आके उन्होंने कोई बिल पास करना है तो पहले देखा जाएगा। अगर उनको पता ना चले तो फिर कोई मसला नहीं, अगर कोई रिमाइंड करवा दे कि कोरम में चेक कर लें, अगर वो काउंट करेंगे कि 84 है कि नहीं। अगर 80 होंगे तो वो उस दिन सीटिंग ही नहीं होगी, बिल मतलब वो रीड ही नहीं किया जाएगा, उसको पास ही नहीं किया जाएगा किसी सेंस में भी, मतलब उसके पे डिस्कशन ही नहीं होगी। ऑर्डिनरी बिल्स आर पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, आर्टिकल 55 के अंदर। while constitutional amendments are required a two-third majority of the total membership of each house required। तो ये आर्टिकल 238 और 239 के अंदर मौजूद है। क्योंकि अभी अमेंडमेंट 26 हुई है और अभी 27th अमेंडमेंट की बात की जा रही है, रिमूवल चल रही है, तो हो सकता है कि इस हवाले से पूछा जाए। अब 2/3 मेजोरिटी कितनी बनेगी? टोटल 336, उसका 2/3 निकालें तो ये बनता है 224। मीन के मिनिमम जो है वो 224 वोट चाहिए अगर आपने अमेंडमेंट करनी है। उसके बाद देखें हमारी दूसरी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो है सेनेट। कंपोजिशन एंड मेंबरशिप। टोटल मेंबर्स 96, आर्टिकल 59 के अंदर है। ईच रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस, तमाम प्रोविंसेस से जो है वो 23 सीट्स, और 4 जो है वो फेडरल कैपिटल से इस्लामाबाद से। पार्टा सीट्स एबॉलिश्ड आफ्टर 25th अमेंडमेंट, उससे पहले जो है 8 सीट इनकी थी, तो 96 प्लस 8 ये थी 104, अब जो है वो 96 हो गई हैं। इलेक्शन एंड टेन्योर। सेनेटर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर्स टर्म, आर्टिकल 59 के अंदर। हाफ ऑफ द मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 3 ईयर्स एंड इलेक्शन आर हेल्ड टू रिप्लेस देम। मिनिमम एज क्या है? 30 ईयर्स है, और जो नेशनल असेंबली की एज थी मिनिमम वो थी 25 ईयर्स। ये एज पूछी जाती हैं। इलेक्शन मेथड क्या होगा? इनके कोई जनरल इलेक्शन नहीं होता है जैसे जनरल नेशनल असेंबली का होता है कि तमाम हम भी वोट डाल सकते हैं, सारे सिटीजन वोट डाल सकते हैं। इसमें सिर्फ जो है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं नेशनल असेंबली के, प्रोविंशियल असेंबली के, वही डाल सकते हैं। तो अगर तो प्रोविंशियल असेंबली से जो है वो सेनेटर आ रहे हैं तो फिर प्रोविंशियल असेंबली के अंदर वो इलेक्शन होगा थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अगर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के सीट्स जो हैं उनका इलेक्शन होना है तो वो किसी सूबे में नहीं ना आती, तो इस वजह से उसका इलेक्शन होगा नेशनल असेंबली के अंदर। ये भी एस्पायरेंट को नहीं पता होता, वो सिंपल यही समझते हैं कि शायद प्रोविंशियल असेंबली के अंदर ही इलेक्शन होते हैं। नहीं, 4 सीट्स का जो इलेक्शन है वो नेशनल असेंबली के अंदर होता है। उसके बाद देखें सेनेटर्स। सेनेट इज अ कंटिन्यूस बॉडी एंड इज नेवर डिसॉल्व्ड, आर्टिकल 59। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, आर्टिकल 60। Chairman and deputy chairman of Senate are elected by Senate members from among themselves, आर्टिकल 60 के अंदर। इनका टेन्योर जो है 3 इयर्स है, लेकिन जो सेनेटर्स होते हैं उनका टेन्योर 6 ईयर होता है, और बट इनको जो है वो री इलेक्ट किया जा सकता है। इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड्स ओवर द सेनेट मीटिंग्स। इफ प्रेजेंट ऑफिस फॉल वैकेंट, चेयरमैन सेनेट एक्ट्स एज प्रेजिडेंट अंटिल अ न्यू प्रेजिडेंट इज इलेक्टेड, आर्टिकल 49 के अंदर है। अब हम यहाँ पे कंपोजिशन देख लेते हैं। पहले नेशनल असेंबली की कंपोजिशन। बलूचिस्तान से टोटल जो है उनकी जनरल सीट्स 16 हैं, वीमेन की 4 सीट्स, टोटल जो है 20 हो गई। केपीके की 45 जनरल और वीमेन की 10, टोटल 55। पंजाब की ज़्यादा है, 141 जनरल, 32 वीमेन की, और टोटल जो है 173।
अगर आप फेडरल लेवल पे तैयार कर रहे हैं तो फिर तो आप सारा करें, जैसे इलेक्शन कमीशन है। अगर आप कोई अपने कमीशन का दे रहे हैं जैसे पंजाब का या सिंध का, तो फिर आप अपने प्रोविंसेस की ज़्यादा देखें, लेकिन टोटल आपने लाजमी देखनी है कि टोटल कितनी है। जैसे यहाँ पे देखें टोटल जो है जनरल सीट्स नेशनल असम्बली की वो हैं 266, इसमें विमेन जो सीट्स बनेगी वो हैं 60 और नॉन मुस्लिम सीट्स 10, तो कंबाइन हो जाएंगी 336 सीट्स। इस तरह भी देखें सेनेट की सीट्स हमने वैसे देख ली हैं, इसमें अगेन देखें, ये बड़ा आसान है। टोटल सीट्स सब प्रोविंसेस की हैं 23, इसमें जो डिवीजन है वो भी सेम है। जैसे जनरल सीट्स होंगी 14, सब में 14 14 14, इसमें टेक्नोक्रेट्स और ओलमा जो हैं वो 4, वुमेन सीट्स 4, नॉन मुस्लिम सीट्स 1, इनका कलेक्टिव बनाए तो ये बनता है 23। तमाम प्रोविंसेस के अंदर यही जो है वो डिवीजन होगी। तो इसमें जो इस्लामाबाद टेरिटरी है वहाँ से 4 होंगे, और इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें देखें जनरल सीट्स 2, टेक्नोक्रेट की ओलमा की सीट जो है वो 1 और विमेन 1, नॉन मुस्लिम की कोई सीट नहीं है इधर। और टोटल जो नॉन मुस्लिम की सीट है वो 4 हैं, टोटल विमेन की सीट 17 और टोटल टेक्नोक्रेट उलमा की सीट भी 17, ये भी आसान। जनरल सीट्स आप देख लें ये 58 है, तो टोटल कितनी होगी कंबाइन 96। उसके बाद देखें कि तमाम प्रोविंसेस की जो अपनी असम्बलीज की सीट्स हैं उनका उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। पंजाब की ये नेशनल असम्बली की मैं बात नहीं कर रहा है, ये प्रोविंसेस की जो अपनी असम्बलीज हैं उनकी बात कर रहा हूँ। पंजाब की देखें 331 इनकी सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, जनरल सीट्स में 297, फिर वीमेन की जो रिजर्व सीट्स हैं 66, उसके बाद देखें रिजर्व सीट्स फॉर नॉन मुस्लिम 8, सिंध की 168, जनरल सीट्स 130, फिर वीमेन की 29। सबसे ज़्यादा जो है प्रोविंसेस में देखा जाए तो सिंध की जो है पॉपुलेशन में नॉन मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, तो उनमें रिजर्व सीट्स ज़्यादा है, 9 है। केपी के 145 टोटल सीट्स, इसमें 115 जो हैं वो जनरल सीट्स हैं, और रिजर्व सीट्स में विमेन की रिजर्व सीट्स 26 और नॉन मुस्लिम की 4। बलूचिस्तान की कम है 65, टोटल सीट्स हैं 51 जनरल सीट्स और 11 जो है विमेन की सीट्स और 3 जो हैं नॉन मुस्लिम की। एनएफसी अवार्ड नेशनल फाइनेंस कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसकी वर्किंग क्या है यहाँ पे देखें। द नेशनल फाइनेंस कमीशन डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसको आर्टिकल 160 के अंदर कायम किया गया। एज पर आर्टिकल 160 द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स द एनएफसी एवरी 5 ईयर्स। कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? प्रेसिडेंट। कितने साल बाद? हर 5 साल बाद। टू रिकमेंड हाउ द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको पता है कि साल के एंड पे जो है वो एक बजट पास होता है, उसमें एक पूरा एक रेवेन्यू होता है, पूरा एक टैक्स सिस्टम होता है जो कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान तकसीम होता है। कौन करता है? नेशनल फाइनेंस कमीशन। तो इसके फिर अवार्ड जो है वो पास होते हैं, जैसे 7th एनएफसी अवार्ड जो है वो 2009 के अंदर पास हुआ। उसके अंदर एक डिविजिबल पूल जो है वो सेट किया गया, तो उसको देखते हैं। द फेडरल डिविजिबल पूल शेयर फॉर प्रोविंसेस वाज रेज्ड फ्रॉम 47.5% टू 57%। इस फिजिकल ईयर में 57 किया गया, और उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर 57.5% कर दिया गया, जो कि अभी तक यही चल रहा है। तो हालांकि फेडरल गवर्नमेंट कई दफ़ा मेरे ख्याल कोशिश कर चुकी है, प्रोविंसेस को कन्विंस करती हैं कि आप जो है ये पूल कम करें, हमें जो है मज़ीद बजट दें, क्योंकि डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो प्रोविंसेस अब नहीं मान रहे, वो कहते हैं कि नहीं, हम तो अब वापस आपको नहीं करेंगे, जितना हमारा शेयर है हम लेंगे। द शेयर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट रिड्यूस टू 42.5%। पहले 7th एनएफसी अवार्ड से पहले जो है प्रोविंसेस का कम था, 47.5% था, बाकी जो था वो फेडरल का था। अब जो है फेडरल का कम हो गया, प्रोविंसेस का 57.5% हो गया। अभी हम देखेंगे कि 57.5% जो तमाम प्रोविंसेस को कलेक्टिवली मिलता है, अब ये प्रोविंसेस आपस में फिर कैसे डिवाइड करते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है? उसका क्राइटेरिया जो है इस टेबल के अंदर हम समझते हैं। इसमें देखें, यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। पॉपुलेशन की वेटेज है 82% है, पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस 10.3% है, रेवेन्यू कलेक्शन जनरेशन 5%, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी 2.7%। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि किसी भी सूबे को जो है वो कोई जो है उसकी रिजर्वेशंस ना हो, उसको जो है मसला ना हो। अब यहाँ पे देखें, पंजाब वो कह सकता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मेरी है, मुझे जो है पॉपुलेशन की बेस पे दें। फिर बाकी सूबे ये कह सकते हैं कि हमारी जो है वो बैकवर्डनेस है, अब जैसे बलूचिस्तान है वहाँ तो पॉपुलेशन नहीं है, तो क्या फिर उसको मतलब बजट कम देंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा?
अगर वो कोई ये कहता है कि मैं जो है रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करता हूँ, जैसे कराची है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वो जनरेट करता है, तो वो कहेगा कि मेरा तो हक ज़्यादा है, मैं रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करता हूँ। तो इस वजह से इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि इसमें अब कोई भी प्रोविंस जो है वो अपने खदशात ज़ाहिर नहीं करता, तमाम जो है राज़ी हैं। तो आप इस तरह ज़्यूम करें कि अगर ₹100 है ना, 100 में से जो ₹82 हैं वो पंजाब को मिलेंगे, 10.3 जो हैं वो पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस को दिए जाएँगे। अब इसमें डिटरमाइन किया जाएगा कि किन-किन इलाकों में बैकवर्डनेस और पॉवर्टी है। ज़ाहिर है बलूचिस्तान में ज़्यादा है, फाटा में है, रूरल एरियाज़ में है, जैसे सिंध में है, तो उनको 10.3% दिए जाएँगे। मतलब 100 में से ₹10.3। रेवेन्यू कलेक्शन जनरेशन, इसी तरह अगर कोई सूबा, कोई सिटी उसका ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो वो कलेक्टिवली फिर उसको जो है इसमें से पूल से ज़्यादा दिया जाएगा। इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, एक पॉपुलेशन है और इसका इनवर्स है इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, मीन के ऐसे इलाके, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो उसका जो उसकी जो एलोकेशन की गई है वो है 2.7% वेटेज के हिसाब से। तो ये आपने याद कर लेना है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग को जो है वो हैंडल करता है। इसको आर्टिकल 156 के अंदर कायम किया गया। एज पर आर्टिकल 156 द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश द NEC, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सर्व द चेयरमैन ऑफ द NEC। इसके अंदर टोटल जो है वो 13 मेंबर हैं। उनकी कंपोजिशन यहाँ पे देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल प्रोविंसेस, 4 वो हो गए। फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, प्लानिंग एंड अदर की पोर्टफोलियोज, और भी कुछ जो है इसमें फेडरल मिनिस्टर्स होंगे। नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस एंड पॉलिटिकल पार्टीज, इसके अलावा सूबों से भी कुछ नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो ये टोटल जो है 13 होंगे। NEC इज रिक्वायर्ड टू मीट एट एवरी 2 years, सॉरी ट्वाइस अ ईयर, मतलब एक साल में इन्होंने 2 दफ़ा मिलना होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा मतलब पाकिस्तान के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो इस तरह से वर्किंग नहीं कर रही, जिस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। तो इसमें देखें कि इनकी जो 2 मीटिंग है वो कब-कब होंगी। द फर्स्ट मैंडेटरी मीटिंग इज़ यूजुअली हेल्ड बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द फेडरल बजट। मीन उसमें ये डिस्कस किया जा रहा है किया जा सके कि किस तरह से हमने जो है वो बजट के अंदर प्लानिंग को डिज़ाइन करना है, कि बजट को किस तरह से एलोकेट करना है। क्योंकि अगर कोई ये सिर्फ सूबा कर सॉरी फेडरल गवर्नमेंट कर देगी तो फिर सूबों को एतराज़ होगा। तो इस वजह से ये जो NEC है ये बहुत अच्छा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक इदारा है, एक बॉडी है, जिसकी वजह से जो है वो प्रोविंसेस के और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन बिल्ड होता है। दूसरी मीटिंग कब होगी? द सेकंड मीटिंग इज़ हेल्ड ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर टू रिव्यू प्रोग्रेस एंड मेक एडजस्टमेंट्स इफ रिक्वायर्ड। उसके बाद देखें हमारी एक लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रह गई है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ये बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स को मीन की एक तरह से कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने के लिए कायम की गई है। इट इज़ एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 153। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश CCI ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज द चेयरमैन ऑफ द CCI। द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल प्रोविंसेस आर मेंबर ऑफ CCI। तो इसके टोटल मेंबर कितने हैं? इसके टोटल मेंबर हैं 8। एक चेयरमैन हो गया जो कि प्राइम मिनिस्टर है, 4 CM तमाम प्रोविंसेस के, और इसके अलावा फेडरल कैबिनेट से जो है वो 3 जो हैं वो और भी मिनिस्टर्स लिए जाएंगे। तो ये टोटल हो जाएंगे 8, 3 फेडरल मेंबर्स, 4 चीफ मिनिस्टर्स और 1 PM, तो 8 हो गए। द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मीट्स एट लीस्ट वंस एवरी 90 डेज, ये भी उसी तरह से परफॉर्म नहीं होता, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 80th अमेंडमेंट। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। हमारा लास्ट जो चैप्टर होगा ना इसका एजुडिकेटर का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।